I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to cover the 72nd chapter of Indian Polity, and this series is based on the Lakshmikant book. This is a very important book as far as the UPSC examination is concerned, or if you are preparing for any other state civil services, then also these classes are going to be very helpful to you. ठीक है, तो ये वीडियोस के साथ मेरा प्लान ये भी है कि मैं आपको नोट के तौर पे पीडीएफ भी दे दूं। पीडीएफ दूंगा तो आपको क्या होगा कि नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये क्लासेस में कंडक्ट कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज पढ़ाता हूँ और सारे पॉइंट्स को एक साथ करके एक पीडीएफ पूरा कंपोजिट पूरी सीरीज का मैं आपको दे दूंगा। इससे क्या होगा, आपको एक बार वीडियो देखना है, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स के लिए मेरे इस नोट को रिवाइज करना है। ये आपको काम करना है। इतना काम करोगे तो गारंटी है कि आपकी पॉलिटी जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपके एक भी क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा है तो नहीं छूटेगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे है, लॉज की बात कर रहे हैं हम, किसके? इलेक्शन लॉज की। इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए कुछ कानून है हमारे कंट्री में, कुछ ऑर्डर्स भी हैं और कुछ रूल्स भी हैं। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। इलेक्शन पिछला वीडियो था, ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस वगैरह सब कुछ मैंने बताया था आपको। अब इसमें हम लोग लॉज के बारे में बात करेंगे कि हमारे कंट्री में लॉ क्या है रिलेटेड टू द इलेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ इसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 एंड 170 कहता है कि कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होने चाहिए पार्लियामेंट के इलेक्शन में और लेजिस्लेटिव इलेक्शन असेंबली के इलेक्शंस में। ठीक है, कुछ मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 81 में फॉर द पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 170 में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। सर्टेन प्रिंसिपल्स भी बताए गए हैं इन द मैटर ऑफ एलोकेटिंग सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड द स्टेट्स एंड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, among the state and in state legislative assembly। लेकिन एक्चुअल जो एलोकेशन है सीटों का, वो छोड़ दिया गया है कि भाई पार्लियामेंट के ऊपर, कि पार्लियामेंट एक एक्ट बना के कैसे एक्चुअल जो एलोकेशन है सीटों का वो करेगी। इसी को देखते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया 1950 में, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950। फिर से समझो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया अंडर आर्टिकल 81 कि मैक्सिमम नंबर होंगी पार्लियामेंट के लिए कुछ, ठीक है, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए सीटों की। एंड 170 में कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, जो कि स्टेट की होती है, उनके लिए भी कुछ मैक्सिमम नंबर्स होंगी। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स भी कहा गया है कि क्या होगा वो प्रिंसिपल इन द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल एंड अमंग द स्टेट्स एंड इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कह दिया गया। लेकिन एक्चुअल एलोकेशन बोला गया है कि छोड़ देते हैं हम लोग पार्लियामेंट के ऊपर। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि भाई आप लॉ बना के एक्चुअल एलोकेशन कर सकते हैं। इसी के दम पे पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950 बनाया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्टिकल इनफैक्ट 171 कहता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में क्या होंगी एंड इनसे रिलेटेड मेथड्स क्या होगा कि सीट कैसे फिल की जाएगी। बट अगेन यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स कैसे भरी जाएंगी ये छोड़ दिया गया है पार्लियामेंट के ऊपर, कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाए और उसी लॉ से मतलब सीटों को भरा जाए। और यही कारण है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 वाज इनएक्टेड। तो किसके लिए? असेंबली के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए, स्टेट यहाँ पे देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एसएलए जिसको कहते हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जहां भी है, इनके लिए प्रोसीजर एक्चुअल कैसे भरा जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि पार्लियामेंट आप एक्ट बनाइए और भरिए इसको।
पार्लियामेंट ने इसी के आधार पे एक्ट बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950। इसमें कैसे भरा जाएगा इसके बारे में लिखा गया है। अब एक्ट में जो प्रोविजन है रिलेटिंग टू द इलेक्शन वो मैं बता देता हूं आपको। एलोकेशन ऑफ सीट्स इसमें क्लियर कर दिया गया है कैसे होगा। डिलिमिटेशन होगा रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मैंने पिछले वीडियो में आपको डिलिमिटेशन बताया था क्या होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इसको चेंज करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती माइग्रेशन की वजह से घट भी जाती है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके वजह से डीलिमिटेशन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे डीलिमिटेशन किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए डीलिमिटेशन का जो प्रोविजन है वो दिया गया है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। ठीक है, इलेक्शन ऑफिसर्स की चुनाव से रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं वो भी इसी एक्ट में दिया गया है। देन इलेक्टोरल रोल कैसे बनेगा उसका भी पावर इसी एक्ट में है। फिलिंग ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज भी हमारी कंट्री में, उनके भी मेंबर आने चाहिए काउंसिल ऑफ द स्टेट्स में। ठीक है, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स मतलब राज्यसभा में। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा ये भी इसी एक्ट में दिया गया है। देन लोकल अथॉरिटीज कैसे चुनी जाएंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड जुडिशरी को बेयर किया गया है, बेयरिंग द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन द मैटर्स मेंशन्ड अबव। इन सारे मैटर्स में सिविल कोर्ट एंट्री नहीं कर सकती है, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। ये सारी बातें लिखी गई हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक चीज तो ये हुआ कि इसमें क्लियर कर दिया गया कि कैसे कैसे एलोकेशन होगा सीटों का, डिलिमिटेशन कैसे होगा, इलेक्शन ऑफिसर कैसे चुने जाएंगे, इलेक्टोरल रोल कैसे तैयार होगा, ये सारे प्रोविजंस बता दिए गए। फिलिंग ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ये भी बता दिया गया। ये सारी बातें हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें रह गई, जैसे कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। ठीक है, मेंबरशिप ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ये भी तो बनाना था। अब इन सब चीजों के लिए जैसे नोटिफिकेशन इलेक्शन का निकालना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या यूज होगी टू कंडक्ट द इलेक्शन, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टियों का प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए क्या प्रोविजन है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कैसे होंगे, फ्री मटेरियल प्रोविजनिंग टू द कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ये कौन देगा, ये सब बातों को कैसे किया जाएगा। इसके लिए भी अगेन एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950। इसके देखो, इसके मैटर्स अलग हैं, इसके मैटर्स अलग हैं, अलग अलग मैटर्स के लिए अलग अलग दो एक्ट बना है। 1950 में मैंने बता दिया था क्यों बना है, और 1951 बना है बेसिकली कि इसमें प्रोविजन बताया जाए रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, देन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इलेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या यूज होगी अगर इलेक्शन कंडक्ट कराना हो तो उसके लिए भी बृहद प्रावधान इसी एक्ट से मिलता है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे किया जाएगा, ये सब भी लिखा गया इसमें। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे होंगे वो भी बताया गया। फ्री मटेरियल एक्सेस जो होगा वो प्रोविजनिंग जो होगा कैंडिडेट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी वो भी यहीं से मिलता है। डिस्प्यूट्स जब भी होता है रिगार्डिंग द इलेक्शन तो वो भी इसी एक्ट के तहत डील किया जाता है। देन करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस के बारे में भी इसी में बताया गया। तो ये सारी बातें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 में क्लियरली बताई गई हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, रिलेटेड टू इंक्वायरीज एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ये भी इसी एक्ट में बताया गया। इलेक्शन कमीशन के क्या पावर होंगे जब भी एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, रिलेटेड टू उसकी इंक्वायरी बिठाई जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन जब भी एक मेंबर का किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ माल प्रैक्टिसेस, जब इलेक्शन में वो करता है तो एक इंक्वायरी बिठा के उसको हटाया जा सकता है। उसमें क्या पावर होंगे इलेक्शन कमीशन के वो भी इसी एक्ट में बताया गया है।
नेक्स्ट बाई इलेक्शंस जब भी होंगे एंड टाइम लिमिट फॉर फिलिंग वैकेंसीज, वो भी कैसे किए जाएंगे बाई इलेक्शन, और कितने समय में, जब भी मतलब कोई इलेक्शन के बाद मान लो कोई मेंबर वैकेट कर गया तो बाई इलेक्शन करके उस सीट को भरा जाता है, तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट टाइम लिमिट वगैरह ये सब भी डिसाइड करने का प्रावधान जो है इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में बताया गया है। नेक्स्ट है मिसलेनियस, कुछ प्रोविजंस भी इसमें दिए गए हैं। जुडिशरी को बेयर किया गया अगेंस्ट सिविल कोर्ट वगैरह को, कि ये सब जो मैटर है ना भैया आप इससे दूर ही रहो, इसमें तो हम ही डील करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, प्रोविजनिंग ऑफ द एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट्स फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है, प्रोविजनिंग ऑफ द एक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट, जब भी कोई इलेक्टोरल डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो किस किस मैटर पे बेसिकली पैदा हो सकता है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्शन पिटीशन टू द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में पिटीशन दिया जाएगा अगर डिस्प्यूट होगा तो। डेफिनेटली पिछले वीडियो में क्लियर बताया था मैंने कि इलेक्टोरल डिस्प्यूट होता है तो कहाँ जाते हैं बंदे, वो जाते हैं हाई कोर्ट में, कंसर्न्ड स्टेट के हाई कोर्ट में। मान लीजिए कि एक पोलिंग बूथ था बिहार में, सपोज एग्जांपल, वहां पे क्या हुआ, पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आ गई, वहां पे कुछ करप्ट प्रैक्टिस हुआ, बूथ कैप्चरिंग हो गई, जो भी एक बंदे ने नोटिस कर लिया। ठीक है, वो पहुंच गया हाई कोर्ट के पास, पिटीशन फाइल कर दिया कि नहीं मैंने तो देखा यहाँ पे माल प्रैक्टिस हुआ है, इसने एविडेंस भी पेश कर दिए। ठीक है, तो ये मैटर जा सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट इस पे वर्डिक्ट देगा, लेकिन अपील अगर इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटीशंस किए जाते हैं। ठीक है, विड्रॉवल एंड अबेटमेंट ऑफ इलेक्शन पिटीशंस भी हो सकता है। नॉट ओनली कि भाई आपने पिटीशन फाइल कर दिया तो आपको उसको सुनवाई करानी ही करानी है, आप चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। इससे भी रिलेटेड प्रोविजन इसी में दिया गया है। अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने का जजमेंट बायस्ड है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील। कॉस्ट एंड सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, ये भी मतलब जब आपकी पिटीशन फाइल करते हो तो उसके रिलेटेड भी जो प्रोविजन है, क्या खर्चा आएगा, सिक्योरिटी कॉस्ट भी देना पड़ता है, बिकॉज आप बहुत बड़ा क्लेम ठोकते हो वहाँ पे, तो इसलिए ये सारी चीजें कराई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं डीलिमिटेशन एक्ट। ठीक है, 2002 क्या है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 82 और 170 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ईच स्टेट की, वो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बट जाएंगी, उनमें रीएडजस्टमेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द, कि कई बार क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो वहाँ पे लोग थे उनमें माइग्रेशन हो गया, रूरल से अर्बन चले गए, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ या घट गई, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीलिमिट तो करना पड़ेगा ना, उसका लिमिटेशन फिर से डीलिमिट करना पड़ेगा, मतलब उसको पॉपुलेशन के आधार पे डीलिमिट करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ लो। ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सारी स्टेट्स हमारी फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। तो डीलिमिटेशन एक्ट इसलिए लाया गया कि 2001 के डेटा, जो सेंसस के डेटा है उसके आधार पर डीलिमिटेशन किया जाए, उसके आधार पर फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा जाए, उनको एडजस्ट किया जाए, रीएडजस्टमेंट हो उसमें। ठीक है, 2001 के प्रेजेंटली जो चल रहा है हमारा वो 1971 के डेटा के हिसाब से चल रहा है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो हमारी, वो 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी चल रही है। इनफैक्ट आर्टिकल 330 और 332 भी कहता है कि भाई नॉट ओनली कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी एडजस्ट कीजिए, जो नंबर ऑफ सीट है ना रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बिकॉज इनके भी पॉपुलेशन में मतलब पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से SC ST निकल के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, ये भी डेटा रहता है। कहाँ से मिलता है? सेंसस से। 2001 के सेंसस के डेटा के हिसाब से इनके भी नंबर ऑफ सीट्स को रीएडजस्ट करना चाहिए, रीफिक्स करना चाहिए, जो कि लेटेस्ट डेटा के हिसाब से वो 2001 का ही करना है इनको। इसके वजह से ही ये एक्ट पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको कहते हैं डीलिमिटेशन एक्ट 2002। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट जो डिलिमिटेशन है इज बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ
पॉपुलेशन डेटा ऑफ 1971 सेंसस, ये तो मैंने आपको अभी बताया था। एंड ये सेंसस के डेटा के बाद बहुत सारा अनइवन ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन का, माइग्रेशन कंटिन्यूअसली हुआ है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, लोगों ने काफी माइग्रेट किया है, एंड दैट हैज बीन रिजल्टेड इन स्ट्राइकिंग डिफरेंट साइजेस ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कुछ में बहुत कम हो गई है। तो इस वजह से क्या है कि इन जो हुआ है, जो स्ट्राइकिंग डिफरिंग साइजेस जो हो गई हैं, उसको खत्म करने के लिए डीलिमिटेशन एक्ट लाया गया है, वाज इनेक्टेड टू सेट अप ए डीलिमिटेशन कमीशन, ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके। डीलिमिटेशन किया जाना है इसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ 2001 पॉपुलेशन, ठीक है। द प्रपोज्ड डीलिमिटेशन ये हुआ नहीं है अभी तक, ये जान लो, 2001 के बेसिस पे आज भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है डीलिमिट नहीं हुआ है। बट द प्रपोज्ड डिलिमिटेशन कमीशन वुड आल्सो रीफिक्स द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आल्सो। जो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इसको ये भी दिया गया है कि शेड्यूल ट्राइब्स शेड्यूल कास्ट भी तो माइग्रेट हुए होंगे, उनकी भी तो पॉपुलेशन बड़ी घटी होगी, तो उनका भी तो नंबर जो है रीफिक्स किया जाए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, विदाउट अफेक्टिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस। इसमें कहा गया है कि सीटों को बस रीफिक्स करो, एक जगह से दूसरे जगह गए हैं तो बस वही करो, बट जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी वही रहेंगी, सीटों की संख्या नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो 1971 के डेटा के हिसाब से जो सीट्स हैं उतनी ही सीट्स रहेंगी, उनको बढ़ाना या घटाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द proposed delimitation would apply to every general elections held after final order। इसके फाइनल ऑर्डर अभी आए नहीं है, फाइनल ऑर्डर जब आ जाएगा तो जो proposed delimitation है वो जितने भी जनरल इलेक्शन होंगे सब पे अप्लाई हो, चाहे पार्लियामेंट की हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो, ठीक है। एंड इन फैक्ट एवरी बाई इलेक्शन अराइजिंग फ्रॉम सच जनरल इलेक्शन, मान लीजिए कि कोई जनरल इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, वहां पे सीट लोग चुन के आ गए, उनमें से कुछ वैकेट हो गया किसी रीजन से, मान लो एक्सपायरी कर गया, या फिर इन्होंने वैकेट इनका दूसरे रीजन से हो गया, तो वो सीट को भरने के लिए बाई इलेक्शन होगा, वो बाई इलेक्शन में भी यही डिलिमिटेशन अप्लाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अदर एक्ट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन, ये तो हमने कुछ एक्ट्स बात की थी, डिलिमिटेशन एक्ट वगैरह देख लिया, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 1951 दोनों देख लिया। अब कुछ अदर एक्ट्स भी हैं जो कि रिलेटेड हैं इलेक्शन से, जैसे कि इनका मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इसमें प्रावधान है कि कुछ जो ऑफिसेज हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होती है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वैसी ऑफिस होती है जहाँ पे आपको रिम्यूनरेशन मिलता है, वैसी सरकारी ऑफिस जहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, उनको बेयर किया गया है मेंबरशिप लेने से, कई सारे पोस्ट से बेयर किया गया है, उसमें भी रियायत दी गई है इस एक्ट के द्वारा। पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 ने सर्टेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स होल्डर को रियायत दिया है, दे शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, they shall not disqualify the holders therefore for being chosen as or for being member of parliament। MP के लिए कुछ ऑफिस होल्डर को रियायत मिली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा सकते हैं, कुछ ही के लिए है ये, ठीक है। तो ये एक एक्ट है जो कि रिलेटेड टू इलेक्शन है। देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1976 कहता है कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया जा सकता है from the list of scheduled caste and scheduled tribes of certain caste or tribes for the readjustment of representation। तो ये एक्ट के द्वारा कुछ शेड्यूल कास्ट को हटाया जा सकता है इस लिस्ट से, कुछ को ऐड किया जा सकता है, ऐसे ही एसटीज को भी कुछ को हटाया जा सकता है, कुछ को ऐड किया जाता है फॉर द मैटर ऑफ रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 भी है, इसमें भी बहुत सारे प्रावधान है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 है, इसमें भी ये इलेक्शन से रिलेटेड प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, जिसके द्वारा
ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। रूल्स रिलेटिंग टू इलेक्शन, अब हमने कुछ एक्ट्स देख लिए थे, अब रूल्स देखते हैं। रूल्स भी सरकार ने बनाए हुए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960। इसमें बृहद प्रावधान है कि क्या क्वालिफिकेशन होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा, कैसे इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा। ठीक है, इलेक्टोरल रोल तैयार करने से लेकर उसके रिप्रेजेंटेशन से लेकर सारे रूल जो हैं इसी में है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961, जिसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शंस से रिलेटेड मैटर्स, कैसे मतलब फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराए जाएंगे उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं। एंड प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950, इसमें मतलब होता है ना कि एक बंदा एमपी भी बन गया, एमएलए भी है, तो कौन सा साइमल्टेनियस मेंबरशिप है तो कौन सा मेंबरशिप इसका हटेगा रहेगा, इससे रिलेटेड मैटर्स है। ठीक है, नेक्स्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन 1985, ये भी एक रूल है। डिफेक्शन मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, डिफेक्शन कब होता है, जब पॉलिटिकल पार्टी से आप चुन लिए गए, मान लीजिए किसी भी, और उसके अगेंस्ट में ही काम करने लगे, वोटिंग के लिए बुलाया गया, आप ऑब्सेंट हो गए, बहुत सारे डिफेक्शन के ग्राउंड हो सकते हैं। ठीक है, देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन 1985, ये भी एक रूल है। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल 1974, ये भी रूल है। मेंबर ऑफ लोकसभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रूल्स 2004, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, लोकसभा में जो चुन के लोग आते हैं, वो अपने एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज को डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या लायबिलिटीज है, क्या लोन है, वो सारी चीजें बताई जाती है। उसके लिए यही रूल है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रूल, ये लोकसभा के लिए था, ये राज्यसभा के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर्स भी हैं, कुछ ऑर्डर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस, वो देख लेते हैं। पहला इसमें है इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इसके प्रावधान के हिसाब से जो रिकॉग्निशन होता है पॉलिटिकल पार्टियों का, उनमें कैसे उनको कौन सा सिंबल दिया जाएगा, इलेक्शन सिंबल। ठीक है, उसके लिए प्रोविजन है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पार्टिकुलर्स ऑर्डर 1962, सीकिंग रजिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो पॉलिटिकल पार्टियां बनती हैं वो क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन, रजिस्ट्रेशन मांगती हैं, तो उसके संदर्भ में कुछ एडिशनल पार्टिकुलर्स उनको देना पड़ता है। उसके लिए एक ऑर्डर जारी किया गया है, सरकार के द्वारा ये बनाया गया है, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फर्निशिंग ऑफ एडिशनल पार्टिकुलर्स ऑर्डर 1992। तो ये सारे कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, ऑर्डर्स, ठीक है, थे जो कि बताने बहुत जरूरी थे, पता होना चाहिए आपको। स्पेशली इसमें 1951 वाला द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 50 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, डिलिमिटेशन एक्ट जो कि 2002 वाला है, जिसमें 2001 का डेटा रखने की बात की गई। ये भी क्वेश्चन आता है कि अभी एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से डेटा के हिसाब से हमारा प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन से सेंसस डेटा के हिसाब से है, तो भाई उस 1971 वाले सेंसस के हिसाब से ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है। तो ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से देखो, समझो, अच्छे से वीडियो को देखना है, आपको लास्ट पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, पीडीएफ लेना और एंजॉय करना। मल्टीपल टाइप रिवीजन मैं चाहता हूँ आपसे, अगर यहाँ से 18-20 जो भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, एक भी नहीं छोड़ना है, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।